अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन जूही ने अपनी माँ और सहेलियों को बुलाकर घर में पार्टी शुरू कर दी थी। उस रात देर तक खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहा। सभी सहेलियां चली गईं तो जूही ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम हॉल में सो जाओ। यशोदा को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वे हॉल में न सोकर सीधे उस बंद कमरे में सोने चली गई जहाँ जूही की सास रहा करती थी और जिसकी मृत्यु के बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। रात हो गई और अचानक यशोदा को महसूस हुआ कि कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। उन्होंने मन में सोचा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका बिस्तर हवा में ऊपर उठ रहा है। डर के मारे उन्होंने जोर से चीख मारी। वे घबराकर उठकर बैठ गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उनका बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे डर से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर जूही रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉल में सोना। डरने की क्या बात है? नहीं बेटी, मैं डर नहीं रही हूँ, यशोदा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। जूही ने गंभीर आवाज में कहा, माँ जब से सासू माँ मरी हैं तब से हम उस कमरे में नहीं जाते। रात तो दूर, दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। हमने कितनी ही पूजा पाठ की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बुढ़िया मरने के बाद भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रही। यशोदा ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी वो सच में पापी थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, नहीं तो अब तक मुक्त हो गई होती। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे एक तांत्रिक पता है जो ऐसे भूतों को काबू करने में माहिर है। तेरी सास चाहे कितनी भी पापी हो, वो उसे सबक सिखा देगा। कल मेरे साथ चलना। ठीक है माँ, मैं चलूंगी, लेकिन आज की रात तो कम से कम तुम हॉल में सो जाओ। उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर भी हमला हो गया तो? जूही ने चिंतित होकर पूछा। यशोदा हंसी और बोली, अरे वो बुढ़िया मुझ पर क्या हमला करेगी? तुम्हें याद है ना, मैंने उसे दांतों से चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा सबक सिखाया था कि उसके होश उड़ गए थे। अगर अब वो वापस आई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मतलब तुम फिर से उसी के साथ सोने वाली हो? जूही ने चौंक कर पूछा। नहीं रे, अब नहीं, मैं हॉल में ही सोती हूँ, यशोदा ने जल्दी से जवाब दिया। अगले दिन सुबह यशोदा नहाकर आई। तभी जूही ने उनसे पूछा, माँ नाश्ते में क्या बनाऊं? जो कहोगी वही बनाऊंगी। तभी अचानक कमरे से एक डरावनी आवाज बाहर आई। अपनी माँ से पूछ पूछ कर नाश्ता क्यों बना रही है? उसे भी वही बासी रोटी और नमक दे जैसा तू मुझे देती थी। देख, डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है, अगर उसने नहीं खाया तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये आवाज जूही की सास गायत्री जी की थी। जूही डर के मारी कांपने लगी और उसने सूखी रोटी उठाकर अपनी माँ के मुंह में डालना शुरू कर दिया। यशोदा भी डर के मारी चुपचाप रोटी निगलने लगी। गायत्री जी की गूंजती आवाज से दोनों डरकर एक कोने में जाकर छुप गई। जूही ने कांपते हुए पूछा, माँ अब तो विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर? सासू माँ मरकर भी इसी घर में है। तभी फिर एक जोरदार आवाज आई, अरे इतनी जल्दी भूल गई तुम दोनों? मेरी सुख शांति का नाश किया था तुमने, अब मेरी बारी है। अब मेरे पास 100 गुना ताकत है, मैं भी तुम्हारी सुख शांति तबाह किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। यशोदा वो दृश्य देखकर बिल्कुल काटे गए पेड़ की तरह गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। तभी फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, अरे अभी से डर गई? मुझे तंग करने वाली तू ही तो थी ना? जो ही डर के मारे वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। कुछ देर के लिए शांति छा गई, फिर उसने भागकर माँ के चेहरे पर पानी छिड़का। थोड़ी देर में यशोदा को होश आ गया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। पर जूही के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने सारी घटनाएं दोबारा घूमने लगी। कैसे उसने अपनी सास को तंग किया, उन्हें सताया और कितना मानसिक कष्ट दिया। अब उन्हीं बातों का बदला लेने के लिए उसकी सास वापस लौटी थी। जूही अतीत की यादों में खोई हुई थी। उस समय घर में सभी लोग आकाश की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी लोग गायत्री को शुभकामनाएं दे रहे थे और उन्हें उपहार दे रहे थे। गायत्री विधवा थी। उन्होंने कई साल पहले अपने पति को एक भयानक दुर्घटना में खो दिया था। तभी से उन्होंने अपने बेटे आकाश की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई से लेकर भविष्य तक की हर चीज का उन्होंने ही ध्यान रखा। आकाश बड़ा हुआ तो सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद गायत्री को उसके लिए एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिला। जब आकाश छुट्टी पर आया तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद आकाश फिर से ड्यूटी पर लौट गया। उसकी नौकरी की प्रकृति ऐसी थी कि उसे घर से दूर रहना पड़ता था, इसलिए घर में अब सिर्फ जूही और गायत्री ही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जूही का व्यवहार बदलने लगा। उसे रात देर तक पार्टियां करने का शौक लग गया। जब भी गायत्री कुछ कहती तो वो उल्टा जवाब देती और उन्हें तकलीफ पहुंचाती। धीरे धीरे उसे अपनी सास असहनीय लगने लगी। अब जूही कोई भी काम बिना शिकायत किए नहीं करती थी। गायत्री को उसके बोलने और व्यवहार से बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। उन्हें आकाश से भी कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उसका मन पहले से ही बॉर्डर पर देश सेवा में लगा हुआ था। उन्हें नहीं लगता था कि आकाश को और मानसिक तनाव देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने जूही का व्यवहार चुपचाप सहना शुरू कर दिया। जूही ने इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। वो अक्सर अपनी माँ को, यशोदा को घर बुलाती थी। दोनों मिलकर गायत्री को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती थी। उन पर हुक्म चलाती थी। कोई भी काम करते समय उनका अपमान करती और पूरे दिन उन्हें तंग करती रहती थी। एक दिन जूही ने गायत्री जी से कहा, माँ आज खाना मत बनाइए, मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, पिज्जा, बर्गर और पनीर की सब्जी। मैं और मेरी माँ वही खा लेंगे। इस पर गायत्री जी ने कहा, ठीक है बहू, मैं अपने लिए थोड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में दाल चावल कुकर में चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से जूही आकर बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने साफ कहा था ना कि कुछ भी नहीं बनाना है, सुनाई नहीं देता क्या? गायत्री जी धीरे से बोली, बेटा बाहर से जो खाना आ रहा है वो तेरे और तेरी माँ के लिए है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। ये सुनते ही जूही ने उन्हें रसोई से बाहर कर दिया और तिरस्कार से बोली, वाह रे भाई साहब, मालकिन बनने चली हैं? कोई हवेली है क्या ये? इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है, आपके लिए अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। ना आप इस घर की मालकिन है और ना ही आपके लिए इस घर में अलग चूल्हा जलेगा। यूं ही गैस बर्बाद नहीं करेंगे।
आपका बेटा आपके इन फालतू खर्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सरहद पर नहीं लड़ता। गायत्री जी बोली, बेटा तू पिज्जा बर्गर खाएगी लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूं? और तू ये क्या कह रही है? मेरा बेटा फालतू में कमाता नहीं, वो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए मेहनत करता है। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही ना। ये सुनते ही जूही चिल्ला पड़ी, हाँ पता है मुझे, बिना पेट भरे तुम्हें नींद नहीं आती। फ्रिज में 2 दिन पुरानी ब्रेड और सब्जी रखी है, वही खा लेना, लेकिन अगर कुछ पकाया तो फिर देख लेना। ये कहकर जूही वहां से चली गई। बेचारी गायत्री जी ने कुछ बोलना टाल दिया और बासी सब्जी के साथ सूखी ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा ली। बाहर से मंगवाए पिज्जा बर्गर और पनीर के आने के बाद जूही और उसकी माँ यशोदा जी सोफे पर आराम से बैठ गईं और जानबूझकर गायत्री जी के सामने चाव से खाने लगी। काम निपटाने के बाद गायत्री जी अपने कमरे में सोने चली गईं। कुछ घंटों बाद यशोदा जी ने उन्हें आवाज दी, अरे गायत्री इतनी जल्दी सो गई? घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गई। जरा हींग नींबू का पानी तो लेकर आइए, पेट बहुत भारी लग रहा है। जूही ने हंसते हुए पूछा, अरे माँ थोड़ा कम खा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? यशोदा जी बोली, अरे बच्ची खाना बर्बाद हो जाता ना, इसीलिए खा लिया। तू तो कुछ भी दिल से नहीं लगाती, फेंक देती है। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं। जूही ने कहा, अरे माँ खाना बर्बाद कैसे होता? सासू माँ तो हमारी थाली की तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी, थोड़ा दया दिखाकर उन्हें भी दे दिया होता। वैसे भी उन्हें तो हमारे झूठे खाने की आदत है। दोनों जोर से हंसने लगी। तभी गायत्री जी हींग नींबू का पानी लेकर आ गई। यशोदा जी ने वो पानी पीते ही उल्टी कर दी। तुरंत जूही गायत्री जी पर चिल्लाई, अरे सासू माँ आपने पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया? गायत्री जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटी मैंने सिर्फ हींग डाली थी। जूही ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी माँ को उल्टी हो गई, उनकी साड़ी खराब हो गई, अब ये सब आप ही साफ करें। फिर जूही ने अपनी माँ की उल्टी भी गायत्री जी से साफ करवाई। समय आगे बढ़ता गया और फिर आकाश ने सबको अपने घर आने की खबर दी। यशोदा भी ये खबर सुनकर घर में निश्चिंत बैठी थी, लेकिन तभी जूही ने चिंता से पूछा, माँ आकाश तो अगले हफ्ते ही आ रहा है, अगर उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ बता दिया तो क्या होगा? वो तो मुझे घर से निकाल देगा। उसे तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता। यशोदा तुरंत बोली, अरे जूही अगर उसे कुछ कहना होता तो अब तक कब की कह चुकी होती, लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। इससे पहले कि वो अपने दामाद को कुछ बताए हमें कुछ करना ही होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमें इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। जूही ने पूछा, लेकिन माँ हमें करना क्या होगा? यशोदा बोली, सुन अब कुछ दिन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, उसे नई साड़ी दिलवानी है और घर का कोई भी काम उससे नहीं करवाना है। फिर एक दिन उसके खाने में जहर मिलाना है। उसके बाद 2 दिन हम मेरे घर चले जाएंगे, वो यहीं पड़ी रहेगी और हम कह देंगे कि उसे हार्ट अटैक आया था। फिर हम घर वापस आ जाएंगे, इससे उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जूही चिंता में पड़ गई। माँ लेकिन अगर किसी को शक हुआ या किसी को कुछ पता चल गया तो? यशोदा आत्मविश्वास से बोली, जूही मैं कल मार्केट से एक खास जड़ी बूटी लाऊंगी जिसे खाने के 5 घंटे बाद मौत हो जाती है और मुंह से कोई झाग भी नहीं आता, इसलिए किसी को कोई शक नहीं होगा। जूही ने संतोष के साथ सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ ये एकदम सही है। इसके बाद जैसे जैसे आकाश के आने का दिन करीब आता गया, दोनों का गायत्री जी के साथ व्यवहार बेहद मीठा और प्यार भरा हो गया। गायत्री जी समझ रही थी कि ये सब सिर्फ आकाश के आने की खबर की वजह से हो रहा है, इसलिए वो शांतिपूर्वक दोनों औरतों का नाटक देख रही थी। एक दिन जूही ने गायत्री जी से कहा, माँ मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं माँ यशोदा को छोड़ने जा रही हूँ, कल आकाश के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। इसके बाद यशोदा और जूही ने अपनी पूरी योजना को अंजाम दिया और गायत्री जी के खाने में वो भयानक जड़ी बूटी मिला दी। फिर दोनों निश्चिंत होकर घर से निकल गए। आकाश बहुत खुशी से अपनी माँ के लिए कई सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आया था, साथ ही माँ को पसंद आने वाली गर्मा गर्म जलेबियां भी लाया था। घर पहुंचते ही वो उत्साह से चिल्लाया, माँ माँ कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो हैरान रह गया क्योंकि पहले माँ हमेशा उसकी बेसब्री से राह देखती और दरवाजे पर बैठी रहती थी। आकाश बार बार आवाज लगाता रहा, माँ मैं देर से आया हूँ लेकिन अगली बार जल्दी आऊंगा, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। वो सोफे पर बैठकर बोल रहा था, लेकिन माँ की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। जब उसे कुछ बहुत गलत होने का शक हुआ तो वो डरते डरते अंदर गया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी। आकाश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने माँ को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिली। आकाश निराश होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त यशोदा और जूही घर में आ गई। आकाश की आंसू भरी आंखें देखकर जूही ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ आकाश? फिर बोली, माँ तो कल तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? वो दुख में डूबी हुई चेहरा ढककर खड़ी रही और बोली, हे भगवान मेरी माँ को वापस ले आओ, और जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार गायत्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आकाश गहरे दुख में डूब गया। पहले ही वो अपने पिता की छाया खो चुका था और अब माँ भी चली गई थी, लेकिन जूही और यशोदा अब मनमाफी खुशियां मना रही थी। कुछ दिनों बाद जूही मायके चली गई, लेकिन आकाश अब भी घर पर ही था। जूही को खुशी हुई कि अब आकाश के चले जाने के बाद वो फिर से यशोदा को घर बुलाकर मस्ती कर सकेगी। एक दिन आकाश को बहुत भूख लगी थी। वो जोर से बोला, जूही खाना तैयार है क्या? कुकर में कुछ पक रहा है। क्या है वो? जूही रसोई में गई और देखा कि कुकर में छोले पक रहे थे, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बनाया था। आश्चर्य से वो खुद ही से ही बड़बड़ाने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले भिगोए ही नहीं थे। आकाश ने छोले खाए और कहा, अरे वाह बिल्कुल माँ जैसे बनाए हैं। ये सुनकर जूही के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन छोले पकाए किसने? जूही काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और फिर से अपने कामों में लग गई। एक दिन उसने फोन पर यशोदा जी से कहा, माँ मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करके वहां आपके रहने का इंतजाम कर दूं। अब आप आराम से उस कमरे में रह सकती हैं। पहले तो उस गायत्री के साथ रहना पड़ता था। यशोदा बोली, हाँ बेटा अब मैं तेरे घर पर मन भर के आराम से रह सकूंगी।
जूही तुरंत गायत्री जी के कमरे की सफाई करने चली गई। सबसे पहले उसने तय किया कि अलमारी साफ करेगी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वैसे ही गायत्री जी की एक पुरानी फोटो नीचे गिर पड़ी और उसमें से खून बहने लगा। ये देखकर जूही डर गई। उसने घबराकर तुरंत अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन तभी उसे सामने गायत्री जी खड़ी दिखाई दी। उस पल जूही की सांसें तेज हो गई, उसके पैरों में कंपन होने लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे कुछ बोलना था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी गायत्री जी की आवाज आई, क्या हुआ बहू? तुम्हें लगा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालोगी, लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा नहीं सकी। तो रोज भगवान के सामने रो रोकर मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं लौट आई। अब बस मेरा शरीर गया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही गायत्री जी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जूही जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने सामने आकाश को खड़ा देखा और डर के मारे एकदम से उठकर बैठ गई। उसने तुरंत कहा, आकाश, माँ गई नहीं है, वो आज भी अपनी आत्मा के रूप में अपने कमरे में ही है। मैंने अभी अभी उन्हें देखा है। आकाश हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो जूही? जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं खुद माँ के अंतिम संस्कार में मौजूद था, वो कैसे लौट सकती हैं? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन जूही जोर से चिल्लाई, नहीं आकाश, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुम एक बार माँ के कमरे में जाकर उनका फोटो देखो, उस पर खून लगा हुआ है। आकाश ने उस पर विश्वास कर कमरे में जाकर फोटो ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने जूही का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें भ्रम हुआ है, यहाँ कोई खून नहीं है। लेकिन जूही की आंखें डर के मारे लाल हो गई थी, क्योंकि उसे आकाश के पीछे खड़ी गायत्री जी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जूही डर के मारे चीख पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उसने कितनी भी पूजा अर्चना की, मंत्र तंत्र किए, लेकिन उसे हमेशा घर में गायत्री जी की उपस्थिति महसूस होती रही। आखिरकार आकाश के काम पर लौटने का दिन आ गया। उसके एक दिन पहले यशोदा घर आई। रात को वो गायत्री जी के कमरे में सोने चली गई, लेकिन अचानक उसका बिस्तर हिलने लगा। वो डर के मारे चीख पड़ी। अगले दिन अचानक उसने गायत्री जी की डरावनी आवाज सुनी और शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी गायत्री जी उसके सामने आ गई और बोली, आकाश तो चला गया, अब तुम्हारा आखिरी काम पूरा करने आई हूँ। यशोदा और जूही दोनों के पैर डर से कांपने लगे। लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई, उस दिन मैंने तो सिर्फ रोटी सब्जी खाई थी, फिर अचानक मेरी छाती में दर्द होने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाया गया था, मुझे बताओ। भय से जूही ने कबूल किया, माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी माँ ने ही तय किया था। उसी ने वो जहरीला पदार्थ लाकर दिया था और मुझसे कहा था कि तुम्हें खिलाना है, ताकि तुम्हारी मौत के कोई लक्षण न दिखाई दें और सबको लगे कि तुमने प्राकृतिक मृत्यु पाई है। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये सुनकर यशोदा गुस्से से बोली, वाहरी लड़की कमाल है। अब जब गायत्री जी आत्मा बनकर सामने खड़ी हैं, तो सारी गलती मुझ पर डाल रही है। शुरू से ही तू अपनी सास को सहन नहीं कर पा रही थी। जब दामाद घर पर नहीं होते थे तब तू उन पर अत्याचार करती थी, और अब खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। ऐसी बेटी किसी को भी ना मिले। यशोदा और जूही में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक आकाश वहां आ गया। उसे देखते ही जूही चुप हो गई और बस उसकी ओर देखती रह गई। आकाश ने कहा, अरे दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? जब इतना कुछ कह दिया तो ये भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे, और हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि माँ तुझसे बुरा व्यवहार करती है, तुझे सताती है। लेकिन अब मुझे असली सच पता चल गया है। न सिर्फ उसकी हत्या कैसे की गई, बल्कि तुम्हारी पूरी साजिश मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये सुनकर जूही घबरा गई। आकाश, आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर गए थे ना, आप गलत समझ रहे हैं। सच में माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, हमने उन्हें नहीं मारा। हम इतने निर्दयी नहीं है आकाश। उसके झूठ पर हंसते हुए आकाश बोला, अब भी झूठ बोल रही हो? लगता है अब माँ का डर खत्म हो गया है। लेकिन माँ, आप इतने शांत होकर खड़ी हैं और इसे अभी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर जूही डरते हुए बोली, आकाश, आपको भी माँ दिख रही है? उन्हें कहिए कि हमें माफ कर दें, हमें जो सजा देनी है दें, हमें जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उनकी आत्मा के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। आकाश हंसते हुए फिर से बोला, अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो अब तक तुम दोनों ही आत्मा बन चुकी होती। ये सच में मेरी माँ है जो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही जूही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, क्या ये जिंदा है? लेकिन कैसे? तुमने तो खुद उनका अंतिम संस्कार किया था ना? आकाश ने कहा, हाँ किया था, क्योंकि ये सब मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही नाटक कर सकते हो? जब तुम झूठी बनकर नाटक कर रही थी तभी मेरी माँ को भी अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। जूही ने हैरानी से पूछा, मतलब माँ ने उस दिन जहर नहीं खाया था? आकाश बोला, नहीं, उस दिन तुम दोनों डर गई थी कि कहीं माँ शिकायत न कर दे, इसलिए तुमने उन्हें खाने में जहर देने की साजिश रची। लेकिन माँ ने सब सुन लिया और मुझे फोन करके बता दिया। मैं तुरंत वहां पहुंचा और तय किया कि अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना है। मैंने माँ को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और तुम्हारे नाटक को वैसे ही चलने दिया। ये सुनकर जूही ने पूछा, लेकिन फिर वो खून से सना फोटो, अपने आप बजने वाली कुकर की सीटी, अचानक चीजों का दिखना और फिर गायब हो जाना, ये सब क्या था? आकाश हंसते हुए बोला, ये सब भी मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं तो तुम्हें दोनों को तुरंत जेल भिजवा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना था, इसलिए मैंने खुद तुमसे कबूल करवाया। यशोदा डरते हुए बोली, आकाश मुझे माफ कर दो, मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी और जूही से भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आकाश गुस्से में बोला, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तुम भी वही कर रही हो। अगर तुम्हारी मंशा सही होती तो तुम जूही को सही रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन उल्टा तुमने उसी का साथ दिया और अपनी ही बेटी की सास को मारने की साजिश रची। इसके बाद आकाश ने ताली बजाई और तुरंत पुलिस को अंदर बुलवाया। अरेस्ट करो इन्हें, इन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
तभी गायत्री जी आगे आई और बोली, बहू तूने मुझ पर कितने अत्याचार किए, फिर भी मैंने कभी आकाश से तेरी शिकायत नहीं की। मुझे उसका घर बचाना था, लेकिन तूने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया। मैं भी एक औरत हूँ और मुझे किसी और औरत को जेल नहीं भेजना है, लेकिन अगर मैंने आज तुझे माफ कर दिया तो कल हर बहू अपनी सास को मारने का सोचने लगेगी। पुलिस को देखकर जूही आकाश के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, आकाश चाहो तो मुझे तलाक दे दो, लेकिन मुझे जेल मत भेजो। मेरी माँ की उम्र का तो ख्याल करो। आकाश ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, क्या तूने मेरी माँ की उम्र का ख्याल किया था जब तूने उन्हें मारने की साजिश रची थी? अब ड्रामा बंद करो और कोर्ट में जाकर अपनी कहानियां सुनाना। आखिर में आकाश ने कोर्ट में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए और दोनों महिलाओं को 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद गायत्री जी ने आकाश की शादी अपनी सहेली की बेटी शीला से करवा दी। शीला ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और दिल से गायत्री जी की सेवा की। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आकाश ने सही किया? तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।